अहमद और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूल में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात की है विलियन चैप्टर के कुछ टॉपिक की, जैसे नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता पर। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक लेते हैं, मोल प्रभाज। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, देखिए मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं और मोल प्रभाज को इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए कि मोल प्रभाज होता क्या है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि कोई भी विलयन होता है तो विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। ठीक है, मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन में अगर हम सभी घटक कहें तो विलेय प्लस विलायक होते हैं, मतलब विलेय और विलायक को विलयन के दोनों घटक कहते हैं। अगर हम मोल प्रभाज को परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है, मतलब मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा मोल प्रभाज बराबर किसी एक घटक के मोलों की संख्या और बटे सभी घटकों के मोलों की संख्या। सभी घटकों के मोलों की संख्या। सभी घटक से हमारा क्या तात्पर्य है? सभी घटक से हमारा तात्पर्य है विलेय प्लस विलायक। किसी एक घटक के मोलों की संख्या मतलब या तो विलेय या विलायक में से किसी एक घटक को हम लेंगे, और सभी घटकों के मोलों की संख्या से हमारा तात्पर्य है विलेय प्लस विलायक, मतलब दोनों के घटकों के मोलों की संख्या। मतलब किसी एक घटक के मोलों की संख्या मतलब विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या, और सभी घटकों के मोलों की संख्या मतलब या तो विलेय के मोलों की संख्या या तो विलायक के मोलों की संख्या से निकालेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखिए जो मोल प्रभाज है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो विलेय का मोल प्रभाज हो सकता है और दूसरा विलायक का मोल प्रभाज हो सकता है। अगर हम विलेय का मोल प्रभाज लिखेंगे तो यहाँ पर जो कोई एक घटक जो लेंगे वो विलेय ही लेंगे, मतलब मोल प्रभाज अगर हम विलेय का लेंगे तो यहाँ हो जाएगा विलेय के घटक के मोलों की संख्या और बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मतलब सभी घटकों के मोलों की संख्या। इसी प्रकार अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो किसी एक घटक की जगह पे हम विलायक लेंगे, मतलब विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और बटे सभी घटकों के मोलों की संख्या, मतलब विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम यहां पर लिखें, अब देखिए यहां पर अब देखिए किसी एक घटक के मोलों की संख्या और सभी घटकों के मोलों की संख्या। सभी घटक में हमने कहा कि विलेय का मोल प्रभाज हो, विलेय के मोलों की संख्या होगी और विलायक के मोलों की संख्या होगी। ठीक है, सभी घटकों में विलेय और विलायक दो चीजें होंगी। देखिए विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से लिखेंगे और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से लिखेंगे। ठीक है, इससे हम ज्यादा बात को कम स्पेस में लिख सकते हैं, थोड़ी सी जगह में लिख सकते हैं। ठीक है, तो विलेय को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे और विलायक को कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखिए विलेय के जो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, और मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलों की संख्या बराबर हमने बताया था, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, ये बताया था हमने।
अब देखिए अगर विलेय के मोलों की संख्या होगा तो विलेय का भार और विलेय का अणुभार होगा, और अगर विलायक के मोलों की संख्या होगी तो विलायक का भार और विलायक का अणुभार होगा। दोनों को प्रदर्शित करने में अगर आप फंसे ना तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या को हमेशा स्मॉल से लिखिएगा, मतलब विलेय के भार को स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू और विलेय के अणुभार को स्मॉल एम, और विलायक का जब भी आप प्रदर्शित कीजिएगा तो विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से और विलायक के अणुभार को कैपिटल एम से प्रदर्शित कीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए विलेय का मोल प्रभाव हमने निकाला, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहां पे निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाव, अगर हम विलायक का मोल प्रभाव निकालेंगे तो हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और जब विलायक के मोलों की संख्या लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, तब यहाँ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम लिखे पे कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है तो इसकी जगह पे हम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी तो यहाँ पे कैपिटल एन दिया हुआ मतलब विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसे हम कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाव तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एन है मतलब विलायक के मोलों की संख्या है, इसको विलायक का भार और विलायक का अणुभार, यहाँ पर दिया हुआ है विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम लिखेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल एम, मतलब कैपिटल एम दिया हुआ है मतलब विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का भार और विलायक का अणुभार करेंगे, मतलब कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम करेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल क्लियर सी बात है कि जब मोल प्रभाव में लिखा तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या और सभी घटक के मोलों की संख्या, मतलब जब विलयन हम बनाते हैं तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। अगर हम उससे मोल प्रभाव निकालना चाहें तो विलेय या विलायक में से किसी एक के घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे और उसके सभी घटकों की मतलब विलेय प्लस विलायक के घटकों की संख्या मोलों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें विलेय का मोल प्रभाव निकालना है तो किसी एक घटक की जगह पे हम विलेय लेंगे और यहाँ सभी घटकों की जगह पे विलेय प्लस विलायक लेंगे। अगर हमें विलायक का मोल प्रभाव निकालना है तो किसी एक घटक की जगह पे हम विलायक लेंगे और सभी घटकों की जगह पे विलेय प्लस विलायक लेंगे। ठीक है, मोलों की संख्या लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एम से लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होगा, और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एम से लिखेंगे और विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहां से हमने ये मान निकाल दिया विलेय का मोल प्रभाव और विलायक के मोल प्रभाव को। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। देखिए अभी मैंने आपको बताया मोल प्रभाव मोल अंश के बारे में, और उसमें मैंने बताया कि मोल प्रभाव में विलेय और विलायक दो प्रकार के मोल प्रभाव हमसे निकालने के लिए पूछेगा क्वेश्चन में। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि पोटेशियम क्लोराइड के 7.45 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलेय किया गया है, विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि पोटेशियम क्लोराइड के इतने ग्राम को, मतलब पोटेशियम क्लोराइड का भार हमें दिया हुआ है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को KCl से लिखते हैं तो लिख देंगे KCl का भार। अब चूंकि पोटेशियम क्लोराइड को विलेय किया गया है तो पोटेशियम क्लोराइड विलेय होगा और विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, मतलब KCl का भार हमारे पास कितना आ गया 7.45 ग्राम हो गया। ठीक है, अब KCl का हम अणुभार भी निकालें तो लिखेंगे KCl का अणुभार, KCl का अणुभार को स्मॉल एम से लिखेंगे। तो KCl में पोटेशियम और क्लोरीन, देखिए पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है 39 और प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 74.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कहा जल में घोला गया है मतलब H2O, तो H2O का भार हमको दिया गया है। अब H2O जो कि विलायक है इसमें घोला जाएगा तो इसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। ठीक है, तो H2O का भार कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम जल में घोला गया है। H2O का अणुभार भी निकाल लेंगे,
इसे कैपिटल एन से लिखेंगे। और H2O में देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 16, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था KCl के बारे में, KCl का भार हमने निकाल लिया, KCl का अणुभार निकाल लिया। H2O विलायक दिया हुआ था, H2O का हमने भार निकाल लिया, H2O का अणुभार निकाल लिया हमने। ठीक है, देखिए हमें KCl इसमें कहा है विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के मोल प्रभाव की गणना करना, मतलब KCl के मोल प्रभाव की गणना करना है। और KCl इस क्वेश्चन में क्या है, विलय की विलायक विलय है ना। तो हमने मोल प्रभाव 2 टाइप बताया, विलय का मोल प्रभाव और विलायक का मोल प्रभाव। मतलब इस क्वेश्चन में हमें विलय का मोल प्रभाव निकालना है। ठीक है, तो देखिए विलय का मोल प्रभाव मतलब KCl का मोल प्रभाव, तो KCl का मोल प्रभाव निकालेंगे। तो KCl का मोल प्रभाव क्या होगा, KCl के मोलों की संख्या मतलब स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा ना। अब आगे देखिए मोलों की संख्या जब विलय का लिखेंगे तो विलय का भार विलय का अणुभार, विलय का भार विलय का अणुभार और हो जाएगा विलायक का भार और विलायक का अणुभार। अब देखिए सारे मान हमको पता है, यहाँ पर सारी वैल्यूज में रख देना है। तो विलय का भार कितना दिया हुआ है, KCl का भार कितना दिया है 7.45 और KCl का अणुभार कितना दिया हुआ है 74.5 दिया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 7.45 on 74.5 और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है विलायक। विलायक हमारा कितना दिया है, विलायक का भार कितना है 100 ग्राम और विलायक का अणुभार कितना दिया है 18 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी 1/10 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल कर दें तो 50/9 आ जाएगा। इधर रफ करके अब हम बता रहे हैं इसके आगे का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा वहां तक पहुंच गया, यहां पर आ गया 1/10 बटे 1/10 और प्लस 50/9। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1/10 और नीचे हो जाएगा 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 500/90। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10 और गुणे 90/509। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9/509। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.018। ये आंसर हो जाएगा। मतलब इतने मोल जो हैं वो हमारे विलय होंगे किसके, पोटेशियम क्लोराइड के मोल विलय होंगे हमारे टोटल विलयन में। ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए मोल प्रभाज पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें विलय का मोल प्रभाज निकालना था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है जिसमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। इसी आधार पे आपसे क्वेश्चन में विलय और विलायक दोनों भी पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों ही मेथड को अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जल का मोल प्रभाज निकालना है और जल एक विलायक होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे भी कह सकता था कि विलयन में यूरिया तथा जल दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, तो हम विलय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया यूरिया, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यूरिया जो है वो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया गया था और इसे बनाया था बोहलर ने। ठीक है, यहाँ पर आया तो हमने बता दिया आपको छोटी सी जानकारी। देखिए सबसे पहले यूरिया का भारानुसार 6% है विलयन, तो यूरिया का सूत्र है N2CO, इसका मतलब N2CO का भार कितना है 6 ग्राम हो जाएगा।
ठीक है। और NH2CO और NH2 का अणुभार कितना हो जाएगा, तो देखिए नाइट्रोजन इसका 14 होगा, हाइड्रोजन का 2 गुणे 1 और प्लस कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस नाइट्रोजन का 14 और प्लस 2 गुणे 1। तो देखिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 और प्लस 2, तो 4 2 6 6 12 2 18 और 2 20। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे जब, तो हो जाएगा 4 2 6 6 2 8 8 6 14 14 4 18 और 2 20 20 का 0 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 5 6 मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिया का जो अणुभार है वो कितना आ गया, 60 आ गया। फिर जल का दिया हुआ H2O का, तो H2O का भार दिया गया है, H2O का भार कितना है, अब देखिए पूरा विलयन कितना होगा, जब यहाँ पर 6% यूरिया तो पूरा विलयन कितना होगा, 100% होगा। तो 100% में अगर 6% यूरिया है तो 94% जल होगा, तो 100 माइनस 6 इक्वल टू 94 ग्राम हो जाएगा, क्या जल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम H2O का अणुभार निकाल लेंगे। H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, H2O 2 गुणे 1 और प्लस 16 मतलब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यूरिया का भार, यूरिया का अणुभार और जल का भार और जल का अणुभार निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है इसमें जल के मोल प्रभार की गणना करना है, मतलब जल का मोल प्रभार हमें निकालना है। जल विलायक है तो विलायक का मोल प्रभार का सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पर। देखिए H2O का मोल प्रभार, H2O का मोल प्रभार हो जाएगा N/N इंटू N, मतलब स्मॉल w कैपिटल W सॉरी कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M और प्लस स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, क्योंकि विलायक जो है वो विलायक के मोलों की संख्या को हमने विलायक का भार विलायक का अणुभार कर दिया, और विलेय के मोलों की संख्या को विलेय का भार और विलेय का अणुभार कर दिया। ठीक है, तो देखिए विलायक का भार हमें कितना दिया था, 94, विलायक का अणुभार कितना आया, 18, फिर वैल्यू वही, और जल का भार कितना था, 6, जल का अणुभार कितना आया, 60। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 7 14, वही यहाँ पर भी कैंसिल करेंगे, 6 कम 6 और 6 दहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 47/9 और प्लस ये हो जाएगा 1/10। देखिए यहाँ पर फिर से इसका एल्सियम लेंगे, तो हो जाएगा 47/9 और यहाँ पर हो जाएगा 470 प्लस 9/90 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 47/9 गुणे 90/489 हो जाएगा। ये 9 दहाँ 90 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 47 दिया, 10 से गुणा करेंगे 470 हो जाएगा और नीचे 489 हो जाएगा। इसको जब हम भाग करेंगे तो आएगा 0.98, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था जल का मोल प्रभार, तो जल का मोल प्रभार 0.98 मोल आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता है कि यूरिया का मोल प्रभार भी ज्ञात कीजिए, तो यूरिया के लिए हम विलेय का मोल प्रभार का सूत्र लगाते, तो यहाँ स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N रखते, मतलब विलेय का मोल प्रभार के जो सूत्र हमने आपको बताया वो वहां पर रखते और उसको सॉल्व कर लेते, जिससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसके आधार पे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने जिस टॉपिक पे चर्चा की उसका नाम था मोल प्रभार। मोल प्रभार की डेफिनेशन मैंने बताई। मोल प्रभार विलेय और विलायक 2 प्रकार के मोल प्रभार होते हैं, दोनों के आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन लगा के बताया। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो या तो विलेय का मोल प्रभार पूछेगा या तो विलायक का या फिर दोनों का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे हम इसी चैनल पे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।